नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान। आज हम बात करेंगे जेटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीडीपी के होंगे, है ना। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एक मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम बात करेंगे ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या कितना है। 3 है। अगर आप इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य जाके देख लें, ठीक है, जो कि प्ले लिस्ट में लगी हुई है। चलिए देर न करते हुए आज हम बात करेंगे पहले प्रश्न पर। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सोचने की क्रिया में सक्रिय रहता है। निम्न में से कौन सा तत्व सोचने की क्रिया में क्या होता है कि एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। ध्यान एवं स्मृति, कल्पना एवं संवेदना, वस्तुओं व घटनाओं की प्रतिछाया, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 2 ध्यान दीजिएगा। बालकों का सोचना या चिंतन की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है, यह समस्या के हल करने वाली एक प्रत्यात्मक क्रिया है, यह प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर कार्य करती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। विकल्प डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, बच्चों में बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। किनके द्वारा? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, पियाजे द्वारा, है ना। बौद्धिक विकास की 4 अवस्था आप जान रहे हैं, संविद्धि पेशीय अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था। चलिए आगे बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अति मानक भाषा में बढ़ाने में दक्षता को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए सभी शिक्षकों में। आगे, प्रतिमाओं, प्रतीकों, नियमों, संप्रतियों एवं अन्य इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यह कथन किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है बताइए। सिल्वरमैन, कागन तथा हेमन, जे.एस. रॉस, क्रो एंड क्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कागन तथा हेमन। निम्न में से कौन शिक्षण की विशेषता है। शिक्षण की विशेषता कौन सी है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक मानसिक अंतः क्रिया है, यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्धि का कार्य है। यह जन्मजात प्रवृत्ति सुधारने की योग्यता है, यह परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता है, यह नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आप बुद्धि चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो हमारे इस चैनल में आप देखेंगे कि एक बुद्धि चैप्टर से भी रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया गया है, एक बार अवश्य पढ़ें, जो कि बेहद सरल और आसान भाषा में लिखी गई है। थ्योरी क्लास है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, मनोवैज्ञानिक बुद्धि के किस कार्य को सर्वोत्तम मानते हैं बताइए। मनोवैज्ञानिक जो हैं बुद्धि के किस कार्य को क्या करते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं। यह अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह तर्क तथा निर्णय करने की शक्ति है, यह पहचानने तथा सीखने की योग्यता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के क्रम में संग्रहित आंकड़े होने चाहिए, परिणात्मक, गुणात्मक, तार्किक, उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। एक वैज्ञानिक अनुसंधान वह है जिसमें ईमानदारी पूर्वक खोज की जाती है, तथ्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है, निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं, उपरोक्त सभी। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन एक अवैज्ञानिक अनुसंधान का गुण है? प्राकल्पनाओं का निरूपण, जानकारी अथवा दत्त सामग्रियों का तिरस्कार, संभावित समस्याओं का मूल्यांकन, निष्कर्षों का निरूपण। बताइए। तो इसका राइट आंसर विकल्प बी जानकारी अथवा दत्त सामग्रियों का तिरस्कार। सामान्यीकरण का अर्थ है क्या है? जनरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बताइए। कठिन नियमों को सामान्य बनाना, समस्याओं को सरल रूप से लेना और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को बृहत रूप में लागू करना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को निम्न में से किस श्रेणी में रखना उचित होगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी क्रियात्मक अनुसंधान। बालकों के मन की अवस्था होती है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। कभी चेतन की अवस्था में आ जाते हैं, कभी अर्धचेतन, कभी अचेतन। चेतन क्या होता है आपको बता दें कि चेतन की अवस्था जब हमारा मस्तिष्क में 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, सभी ज्ञानेंद्रियां अगर कार्य कर रही है तो समझ लीजिए आप चेतन अवस्था में। अगर सभी ज्ञानेंद्रियां नहीं काम कर रही, आप बेहोश पड़े हैं या सो गए हैं, अचेतन की अवस्था में आ गए। और अर्धचेतन क्या होता है कि आपका कुछ याद आया फिर अचानक आप भूल गए, यानी अर्धचेतन की अवस्था में। चलिए आगे। विचारों, घटनाओं और क्रियाओं के प्रति जागरूकता या पूर्ण चेतना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेतन मन, है ना। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न पूछना चाहिए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित करते हैं। किसके बारे में? वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की, प्रश्नों के प्रकार के और विश्वसनीयता की। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की, है ना, उसी के बारे में क्या करते हैं? चिंतित हैं। मानसिक अवस्था को क्या कहेंगे जब हमारी यादें अथवा अनुभव धूमिल हो जाती है? क्या हमारी यादें अथवा अनुभव क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है, कम हो जाती है, मिट जाती है, परंतु प्रयास करने पर वे चेतन फिर से मन में उत्पन्न या वापस आ जाते हैं। यानी ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? अर्धचेतन। वैसे अनुभव या यादें जो न तो वर्तमान में रहते हैं न ही प्रयत्न करने पर चेतना में लौटते हैं, तब उसे क्या कहेंगे? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अचेतन। यदि हम बालकों की स्वाभाविक इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो बालक में कौन सी ग्रंथियां जन्म लेती है? तो अगर उनकी स्वाभाविक इच्छाएं को अवहेलना यानी घृणा करेंगे तब क्या होगी? उनके पास भावना ग्रंथि जन्म ले लेगी, यानी वो सोचने लगेगा कि मेरे पास ये स्वाभाविक लक्षण है और इसकी क्यों घृणा किया जा रहा है। अगर हम पतले हैं तो हम पतलेपन का अगर मेरा घृणा करने लगेगा तो लोग कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक भावना ग्रंथि उत्पन्न होगी। अगर वो मोटा है, उसे मोटा हाथी कह के बुलाना शुरू कर दिया जाए तो उसकी भावनाओं में ठेस पहुंचेगा, है ना। अगर दुबला पतला है तो उसे अगर आप उसे पतले दुबले का मजाक उड़ाएंगे तो उसके भावना में ठेस पहुंचेगी। या अगर बीमार है, विकलांग बच्चा है, अगर उस बच्चा को उसी चीज़ को लेकर उनके मन में ठेस पहुंचाएंगे, स्वाभाविक इच्छाओं के प्रति उनको दबाएंगे, अवहेलना करेंगे, घृणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में क्या होगी? भावनाएं ग्रंथि जन्म लेगी, पैदा लेगी। ठीक है। आगे। भावना ग्रंथि से निम्न में से कौन सी भावना उत्पन्न होती है? आत्म गौरव की भावना, हीनता का भावना, प्रभुत्व का भावना, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23। बालकों में भावना
ग्रंथियाँ नहीं उत्पन्न हो इसके लिए शिक्षक किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बताइए। इस प्रकार की भावना उत्पन्न न हो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बालकों को आत्म प्रकाशन का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए, बालकों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, स्वाभाविक कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। कुछ बच्चे अपने पुस्तकों में अधिक ध्यान देते हैं तथा शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनमें किस प्रकार की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की प्रबलता होती है? अनुमोदन अभिप्रेरणा, शारीरिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उपलब्धि अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 25, ध्यानपूर्वक देखिए। भूख, प्यास, मल मूत्र का त्याग किस प्रकार के प्रेरक है? जन्मजात, कृत्रिम, अर्जित, अनुपयोगी, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये अर्जित, जन्मजात है, अर्जित है ना। भूख लगना, प्यास लगना, मलमूत्र त्याग करना कैसा है? अर्जित नहीं इसको कह सकते हैं, ये तो इसका सही उत्तर जन्मजात होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भूख, प्यास, मलमूत्र त्याग करना ये सब जन्मजात ही तो होता है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा की प्रकृति होती है पाठ पढ़ने से खुशी होना, यह व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करना, यह बाहर से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, दो अभिप्रेरणा होती है, दो मोटिवेशन है, एक आंतरिक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, है ना। चिंता एवं आकांक्षा का स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बाह्य अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है? ऐसे प्रोत्साहन जो छात्रों को बाहरी वातावरण में दिया जाता है। दूसरा है यह एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार देना या प्रशंसा करना बाह्य प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। जब बच्चा फेल होता है यानी अनुत्तीर्ण होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेने चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका मतलब व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा फेल हुआ, बच्चों का कोई गलती नहीं, यहाँ व्यवस्था की गलती है, शिक्षक की गलती है और विद्यालय प्रशासन की गलती है, यानी विद्यालय की जो व्यवस्था है उसकी गलती है। बच्चा क्यों फेल हो रहा है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्ति गुण को जानना होगा, व्यक्तिगत अवगुण को जानना होगा, उसके पास क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उस चीज़ को जानना होगा। तभी आप बच्चों जो बार बार फेल कर रहे हैं या तो फेल कर रहे हैं, क्यों फेल हुए उस कारण को जानना होगा। यानी यहाँ पर व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा फेल नहीं हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये तो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। लघुत्तरात्मक यानी लघुत्तर में तो छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देना। उसके बाद मुक्त उत्तर वाला यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन, आप अपने मन से बहुत बड़ा उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, छोटा भी दे सकते हैं। और एक सत्य या असत्य, दो ही जवाब देना है। आपसे पूछा जाएगा गाय घास खाती है, सत्य या असत्य, तो ये सत्य, यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक ही सत्य हाँ या ना में जवाब देना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो इसका डी। इसमें ऑप्शन भी हो सकते हैं, जहाँ पर ऑप्शन वाले रहेंगे वहाँ पर एक ही ऑप्शन को टिक लगाया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन का बात किया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। चलिए, इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा जो कि CDP से थे। अगर आप भी JTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप CTET, JTET जो भी परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक पात्रता के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नए तथ्यों के साथ, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।